हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आई इरोडॉव के प्रॉब्लम नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे। गिवन प्रॉब्लम में एक पॉइंट है जो रेक्टिलिनियर मोशन में है, यानी वन डायमेंशन मोशन में है, और गिवन ग्राफिकल डायग्राम के हेल्प से हम लोग को जो तीन ऑप्शंस दिया गया है ए बी सी, तीनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में एक पार्टिकल है या एक पॉइंट है जो रेक्टिलिनियर मोशन में है, वन डायमेंशनल मोशन में है, और उसके ग्राफ को शो किया गया है कुछ इस तरह से। डिस्टेंस वर्सेस टाइम, टाइम सेकंड में है और डिस्टेंस किस में है, मीटर में। क्लियर है? और ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, कर्व नेचर का। प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा पॉइंट का। मोशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से लेकर 20 सेकेंड तक, और 0 से 20 सेकेंड के बीच में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करते हैं पहले। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वन डायमेंशनल मोशन हो, चाहे मोशन 2D में हो चाहे 3D में हो, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। और मोशन अगर रेक्टिलिनियर है, वन डायमेंशन है, तब केस बनता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। जैसे अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट से चल के यहाँ आता हो, इसको अगर नाम दे दे ए और बी, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ एस, अगर पार्टिकल ए से शुरू होके बी पे जाके अपना मोशन स्टॉप करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर हो जाएगा। तो सेम इस प्रॉब्लम में भी यही हो रहा है कि 0 से जब मोशन शुरू हो रहा है तो 0 से लेकर 20 तक तो वो मोशन में रहा, लेकिन 20 से आगे ये रेस्ट पे है। अगर 20 से आगे का समय देखें, 21, 22 पे, तो इसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, जैसा ग्राफ से दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 20 सेकेंड के बीच में ही इसका मोशन हुआ, उसके बाद ये रेस्ट पे है। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 से 20 सेकेंड के बीच में जितना चला होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी डिस्टेंस के बराबर। तो 0 से 20 सेकेंड के बीच में टाइम तो 20 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 20। इस 2 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 200 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना मिला हम लोगों को, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी खासकर लिनियर मोशन में ये ध्यान देना होता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है किसी स्पेशल केस में, जब तक पाथ जो है वो चेंज ना किया जाए तब। जैसे अगर कोई पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव कर रहा है और बी से फर्दर ए की तरफ मूव ना करे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जितने टाइम में उसका मोशन रहा है उसी टाइम में हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट नोट कर लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 200 लिख सकते हैं। 200 डिवाइड बाई टाइम ऑफ मोशन कितना है, 20, तो ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के एवरेज वेलोसिटी से इस मोशन को कंप्लीट किया है। क्लियर है? अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें द मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा। पार्ट बी में मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। अगर इस कर्व को ध्यान से देखा जाए तो 0 से लेकर 10 के बीच में इसका नेचर कर्व नेचर का है। ठीक है, और 10 से लेकर 14 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है।
एंड अगेन 14 के बाद ये कर्व नेचर है। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी, पहले यहाँ ध्यान देना होगा कि ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में हम लोग को जो स्लोप है एस और टी है, तो स्लोप क्या देता है हम लोग को? वेलोसिटी। डिस्टेंस वर्सेस ग्राफ के केस में जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी। अगर स्लोप अगर मैक्सिमम हो जाए तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकाले, इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकाले तो इस तरह से होगा। अगर इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकाले तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम लोग स्लोप निकाले, लेकिन एंगल जो है वो मैक्सिमम कहाँ होगा? जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जितना इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा एक्स एक्सिस से, उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। यानी 10 से लेके 14 के बीच में इसका स्लोप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, तो ऑब्वियस है कि उसका वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा। अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन से हम लोग एक्स एक्सिस को ड्रॉ करें और इस एंगल को निकाल ले थीटा, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होगा? तो टोटल कितना है? 1.4। ये डिस्टेंस कितना है? 1.4 माइनस 0.4, तो ये लिख सकते हैं 1.4 माइनस 0.4। और टाइम इंटरवल कितना होगा? ये टोटल 14 है, 14 माइनस 10 4, ऐसा होगा। दैट इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 0.25 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसको लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी मैक्सिमम करना है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए इंक्लिनेशन जो होता है एक्स एक्सिस से टेंजेंट का, वो मैक्सिमम होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग को जो एंगल है वो क्या देता है? वेलोसिटी। अब अगर ये एंगल हो, इस तरह से दिया हो, और दूसरा ऐसा एंगल हो, ये सपोज थीटा और ये है अल्फ़ा, तो हम लोग कहेंगे कि इसका अल्फ़ा एंगल जो है वो थीटा से बड़ा है, तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो tan थीटा को हम लोग क्या मानेंगे? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का जनरल डेफिनेशन भी क्या है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे जब tan थीटा निकालेंगे हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही निकाल रहे हैं या डिस्टेंस बाय टाइम निकाल रहे हैं, तो वो वेलोसिटी मिलेगा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? वेलोसिटी के बराबर। क्लियर है। और जगह किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग कर्व पे अगर निकाले स्लोप, तो वो उतना नहीं होगा जितना एक स्ट्रेट लाइन के लिए होगा। 10 से 14 के बीच में जो स्लोप होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, बाकी के लिए उतना नहीं होगा इंक्लिनेशन, ठीक है। अब पार्ट सी पे मूव करते हैं। पार्ट सी में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। पार्ट सी में पूछा जा रहा है कि इस कर्व पे कोई ऐसा टाइम निकालना है जहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाले तो वो टोटल मीन स्पीड के बराबर हो। अगर मान लो 10 पे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे तो 0 से 10 के बीच में जो मीन स्पीड होगा उसके बराबर होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड और मीन स्पीड दोनों बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इस कर्व पे और कहीं पे भी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे, अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे 10 पे निकालते हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? किसी पॉइंट पे टेंजेंट, तो इस पर टेंजेंट ऐसे खींचेंगे और ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, तो ये एंगल निकालना होगा थीटा। तो ये जो एंगल होगा थीटा, दिस डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस होगा, और हम लोग को इसी समय के लिए मीन स्पीड भी निकालना होगा। तो मीन स्पीड क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। और कंडीशन क्या कहा गया है कंडीशन में? कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और मीन स्पीड बराबर होना चाहिए।
तो ऐसा पॉइंट पर चेक करते चलेंगे, अगर इस पॉइंट पे भी टेंजेंट खींचे तो ये ऑब्वियस है कि ये एंगल बनाएगा इसके साथ। और अगेन इस पॉइंट के लिए, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट के लिए समय इतना हो जाएगा और डिस्टेंस इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन स्पीड के बराबर नहीं हो पाएगा, तो हम लोग को ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन स्पीड के बराबर हो जाए। तो एक ऐसा पॉइंट ये है कि t=16 पे, t=16 पे अगर ये पॉइंट ले तो यहाँ से जो टेंजेंट खींचेंगे यहाँ पे 16 पॉइंट पे, t=16 पे जो पॉइंट लेंगे यहाँ पे, ये टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगा, यहाँ से इस ओरिजिन से क्रॉस करेगा, ठीक है। रफली शो कर रहे हैं t=16 के लिए ये जो पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ओरिजिन से पास करेगा। अब होगा क्या कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 16, और ये डिस्टेंस कितना है 1.4 में जो डिस्टेंस ऐड करेंगे 0.2, जो भी डिफरेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा। मान लेते हैं अभी के लिए ये डिस्टेंस s है, ठीक है। टाइम कितना है 16 और ये डिस्टेंस कितना है s, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो जाएगा s/16। उसी तरह से मीन स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के दौरान जो डिस्टेंस कवर किया है, कितना कवर किया है, जिसको हम लोग s मान रहे हैं, और डिवाइड बाई टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है v, वो एट t=16 सेकेंड पे एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे s/t और ये s/t, ऐसा होगा। दोनों के लिए टाइम सेम होना चाहिए, तो t=16 दोनों के लिए है, और डिस्टेंस कवर्ड भी सेम होना चाहिए, तब जाके इंस्टेंटेनियस स्पीड और मीन स्पीड बराबर होना चाहिए। और ऐसा कब होगा t=16 सेकेंड पे, जब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेंगे ये ओरिजिन से पास करे। जब ओरिजिन से पास करेगा तो टोटल टाइम कितना बन जाएगा 16, और ये डिस्टेंस कुछ मान लेंगे s। ग्राफिकली देखेंगे तो पता कर पाएंगे कि ये डिस्टेंस 1.6 होगा या 1.8 होगा, ठीक है। अभी के लिए s माने हैं, और मीन स्पीड निकालेंगे उस वक्त भी टाइम कितना होगा 16, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा s, क्योंकि इतना ही समय के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो t=16 सेकेंड के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों बराबर होगा, और इस कर्व पे किसी भी पॉइंट के लिए कहीं और होल्ड नहीं करेगा, किसी और टाइम के लिए ऐसा कंडीशन नहीं होगा। इस कंडीशन को होने के लिए टेंजेंट का ओरिजिन से पास होना ज़रूरी है, क्योंकि मीन स्पीड हम लोग कहाँ से निकालते हैं, जीरो से। जहाँ से घटना का शुरुआत होता है वहीं से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ओरिजिन से पास करना ज़रूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं।